please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी को बैलगाड़ी से मार्च निकालने की प्रशासन ने इजाजत नहीं दी और कांग्रेस अध्यक्ष पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने मार्च में शामिल होने आई 5 बैलगाड़ियां जब्त कर ली हैं। अब राहुल गांधी साइकिल से विरोध मार्च निकालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ कर्नाटक की सड़क पर उतरने वाले हैं। बेंगलोर से लगभग 70 किलोमीटर दूर कोलार जिले के मालूर कस्बे में वो एक पदयात्रा करने वाले थे पहले। उसके बाद में उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि वो बैलगाड़ी पर यात्रा करके पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध करेंगे। लेकिन जो सूचना हमें मिल रही है, यहाँ पर एक हेलीपैड बनाया गया था, राहुल गांधी को यहाँ उतरना था और यहाँ से कुछ दूर पर जो मलूर कस्बा है वहाँ पर जाके उनको बैलगाड़ी पर पेट्रोलियम पदार्थों की जो ऊंची कीमतें हैं उसके खिलाफ बैलगाड़ी पर बैठकर प्रदर्शन करना था। लेकिन प्रशासन ने उनको बैलगाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं दी है और जो बैलगाड़ियां उनके प्रदर्शन के लिए मंगाई गई थी उनको जब्त करके थाने में खड़ा किया गया है। अब राहुल गांधी साइकिल से यात्रा करके विरोध जताएंगे जो पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतें हैं। पिछले 24 अप्रैल से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कर्नाटक चुनाव को देखते हुए कीमतें। एक ज़माना था जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद भवन में बैलगाड़ी से प्रवेश किया था और जाकर के विरोध जताया था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई आम जनता की पहुंच से दूर हैं। और अब राहुल गांधी भी कुछ उसी नक्शे कदम पर चल के पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर विरोध जताना चाहते थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन के आगे उनकी एक न चली और अब उनको साइकिल के जरिए ही विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मलूर। तो बैलगाड़ी नहीं बल्कि साइकिल से अब प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर विरोध भी है और साथ ही साथ एक चुनावी रैली भी है। हालांकि बैलगाड़ियां जब्त कर ली गई हैं और इसीलिए अब ऑप्शन बचता नहीं है और साइकिल पर अब रैली निकालेंगे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल अपने समर्थकों के साथ टोल प्लाजा पर हंगामा करने लगे। राजकुमार ठुकराल ने आरोप लगाया कि हाईवे का काम पूरा किए बिना वहां टोल वसूला जा रहा है, जिसके लिए वो अपने समर्थकों के साथ टोल प्लाजा पर पहुंचे और टोल की वसूली बंद करवा दी। टोल कर्मचारियों ने बीजेपी विधायक पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया, जिसकी जानकारी के बाद मिलने पहुंची पुलिस की टीम के साथ भी विधायक के समर्थक धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों ने टोल वसूलने वाली कंपनी के खिलाफ नारेबाजी भी की। विधायक राजकुमार ठुकराल ने हाईवे बनाने वाली कंपनी पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। नेशनल हाईवे ने जो गल्फार कंपनी को काम दिया है उसने वास्तव में सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई है। प्रशासन के दखल के बाद हाईवे बना रही कंपनी ने जल्द ही अधूरा काम पूरा करने का भरोसा दिया, जिसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ वहां से निकल गए। अलीगढ़ में पुलिस ने 2 छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है और आरोप है कि ये छात्र नेता एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाने के मुद्दे पर सैयद गेट के पास 2 मई को हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे। और इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अमित गोस्वामी और योगेश वार्षुणे नाम के 2 छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि गिरफ्तारी के बावजूद ये छात्र नेता एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाए जाने की अपनी मांग पर कायम दिखाई दिए। जेल से आने के बाद तस्वीर नहीं हटती तो दोबारा उसी रूप में आंदोलनात्मक कार्रवाई हम लोग करेंगे। पुलिस ने एएमयू में हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल दूसरे लोगों को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। फुटेज देखे जा रहे हैं, फुटेजेस में अगर वो लोग दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन एएमयू छात्र संघ के नेता पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखे और उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर हिंसक प्रदर्शन में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की, जिसके बाद पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। इसके साथ ही एएमयू छात्र संघ ने जिन्ना की तस्वीर हटाने के मुद्दे पर हुए हिंसक प्रदर्शन की न्यायिक जांच की भी मांग दोहराई। जिस तरह से अटैक हुआ उसके खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करते हैं। ये डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए धरना चालू है और चालू रहेगा। छात्र संघ के धरने की वजह से एएमयू प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं 12 मई तक स्थगित कर दी। 12 तारीख को रीशेड्यूल कर दिया गया, 12 तारीख को इसके एग्जाम्स हो गए। जिन्ना की तस्वीर हटाने पर जारी विवाद को लेकर जिस तरह से दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े हैं, उसे देखते हुए फिलहाल तो ये विवाद थमता नहीं दिख रहा। पाकिस्तान के गृह मंत्री एक हमले में घायल हो गए। पाकिस्तान के गृह मंत्री एहसान इकबाल को मध्य पंजाब प्रांत में एक चुनावी रैली के समय हमलावर ने गोली मारकर घायल कर दिया। हैदराबाद के मेयर पर अपने समर्थकों के साथ बिना टिकट लिए आईपीएल मैच के समय स्टेडियम में घुसने का आरोप लगा। यूपी के हरदोई में बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने एक जनसभा के समय पीएम मोदी की तारीफ करते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी को जातिवादी पार्टी बताया।
IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने कैसे अणु की खोज का दावा किया, जिसमें चिकनगुनिया के वायरस को पनपने से रोकने और उसे खत्म करने की क्षमता है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी ने किन्नरों की सुरक्षा और वेलफेयर बोर्ड के गठन की मांग को लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस सट्टा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए बीजेपी पार्षद समेत 5 लोगों को थाने में VIP ट्रीटमेंट देने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खुले में रखा हजारों बोरी गेहूं बारिश में भीगने से खराब हो गया। उत्तराखंड की काशीपुर में पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सहारनपुर में एक नाबालिग बच्ची के रेप के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को वैध मानते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर पति बालिग है लेकिन शादी की उम्र नहीं हुई है तो वो अपनी पत्नी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। फैसले के मुताबिक अगर लड़की की उम्र 21 साल से कम है लेकिन उसकी शादी हुई है तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। साथ ही ये लड़का लड़की पर निर्भर करता है कि बाद में वो शादी करे या फिर लिव इन रिलेशनशिप में ही रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी से भी जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला केरल के एक मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया। केरल में एक 20 साल के लड़के ने 19 साल की लड़की से शादी की थी, लेकिन लड़की के पिता लड़के पर अपहरण का आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद केरल हाईकोर्ट ने लड़की को उसके पिता के घर भेज दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए उन दोनों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश के सिवनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में एक आदमी भीड़ में शामिल दूसरे लोगों को धक्का देने लगा। आरोप है कि धक्का मुक्की करने वाले आदमी ने मुख्यमंत्री और पुलिस वालों के सामने एक आदमी की जेब पर हाथ साफ कर दिया, जिसका एक मोबाइल वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में रेलवे संघर्ष समिति के लोग अपनी मांगों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपते नजर आए। इस बीच एक आदमी भीड़ में शामिल लोगों को धक्का देते हुए आगे आया और नीचे झुककर एक दूसरे आदमी की जेब में हाथ डालने की कोशिश करने लगा। घटना के वक्त मौके पर मुख्यमंत्री और पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद दिखे। बताया जा रहा है कि आरोपी ने भीड़ का फायदा उठाकर रेलवे संघर्ष समिति के नेता की जेब से उसका मोबाइल फोन चुरा लिया और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। फिलहाल पुलिस मोबाइल वीडियो की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी है। यूपी की 21 चीनी मिल को कम दामों पर बेचने के मामले में बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर केस दर्ज हो सकता है। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिल बेचे जाने को बड़ा घोटाला बताया था। पूर्व बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और कई अधिकारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। सीबीआई ने जिन चीनी मिलों की शिकायत की जांच शुरू की है उनमें देवरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज, हरदोई समेत 21 चीनी मिलें शामिल हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। ये वो मामला था जिसमें 21 चीनी मिलों को लगभग 1200 करोड़ रुपए में नियमों को ताक पर रखकर बेच दिया गया था। सीबीआई ने जांच बाकायदा शुरू कर दी है। इस जांच में अब पूर्व बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सतीश चंद्र मिश्रा समेत बसपा सुप्रीमो मायावती पर शिकंजा कस गया। सीबीआई की जांच की शुरुआत के बाद अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस पूरे मामले में दायरे में आ जाएंगे। जो एक टीम है सीबीआई की, उसने पूरे मामले को टेक ओवर कर दिया और जांच बाकायदा शुरू कर दी गई। ऐसे में अब साफ है कि बसपा सुप्रीमो समेत कई बड़े नेताओं और अफसरों का नपना तय है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश रस्तोगी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। अब सीबीआई ने पूरे मामले को टेक ओवर कर दिया। पहले आप लोगों ने भी कहा था कि हम जांच कराएंगे। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा शिकायतें थी और ये चुनाव से पहले के सब मसले हैं, जहां हम एक तरफ किसानों को राहत कैसे दें उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और पूर्व में सपा हो या बसपा हो, ये लोग किसानों की बात तो करते थे लेकिन ईमानदारी से गन्ना किसानों के लिए राहत देना तो दूर, जो चालू चीनी मिलें थी उनको भी बंद कर दिया था और ये एक स्कैम था। तो शिकायतें आई थी और कानून इस देश में है, कानून अपना काम करेगा। तो जिन लोगों ने किस तरह से उन चीनी मिलों को बेचा और उसमें उनके क्या निजी स्वार्थ थे, कौन कौन उसमें लोग संलिप्त हैं, तो ये कानून अपना काम करेगा। आपकी सरकार आई है, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों से जुड़े जो मामले हैं सबकी हम जांच कराएंगे, सीबीआई को जांच टेक ओवर करेगी। इसमें कहा जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सतीश चंद्र मिश्रा, मायावती समेत कई बड़े अफसरों का नाम इसमें सामने आएगा। देखिए, ये जो स्कैम जो हुआ था, चीनी मिलों को जो बेचने का स्कैम था, इस पर सीबीआई अपने तरीके से जाँच कर रही है और प्रदेश सरकार से जो भी वो सहयोग की अपेक्षा रखेंगे, प्रदेश सरकार अपना सहयोग करेगी। लेकिन
इसमें जो भी लोग दोषी हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए जिन्होंने किसानों के हक को छीना है। दिल्ली के पंजाबी बाग में एक अस्पताल के बाहर एक लड़के ने अपने शरीर पर जख्म के निशान दिखाए। इस लड़के का आरोप है कि रफ्तार नाम के पब में बर्थडे पार्टी के दौरान गाना बदलने के विवाद पर डीजे वालों ने हमला कर दिया, जिसमें विजयदीप नाम के एक लड़के की मौत हो गई और एक लड़की समेत 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना की थोड़ी देर बाद ही बर्थडे पार्टी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पब के अंदर कुछ लड़के और एक लड़की डांस करते दिखे। इस वीडियो में मारा गया लड़का विजयदीप भी नजर आया, जो लाल शर्ट और काली टोपी पहनकर गाने की धुन पर थिरक रहा था। जानकारी के मुताबिक पंजाबी बाग के रफ्तार पब में 10 लड़के बर्थडे पार्टी मनाने गए थे। इस बीच बार बार गाना बदलवाने पर डीजे से विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में पहले तो मारपीट हुई, फिर डीजे वालों ने विजयदीप नाम के एक लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद घायल लड़कों के परिवार वाले भी अस्पताल पहुँच गए। चाकू से मारा गया, पर लेकिन मैं ये दरखास्त करता हूँ कि मामला दबाया ना जाए, मुझे इंसाफ चाहिए। परिजनों का दावा है कि इस हमले में डीजे के अलावा रफ्तार पब के करीब 8 लोग शामिल थे, जिनके खिलाफ परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी डीजे दीपक को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की एक टीम तफ्तीश के लिए रफ्तार पब पहुंची। इस बीच पुलिस ने पब से एक आदमी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। वहीं इस पार्टी में शामिल एक सिख लड़के ने दावा किया कि डीजे वालों ने उसकी टोपी हटा दी थी। उन्होंने मेरे को धक्का मारा, मैंने उनके लैपटॉप पे हाथ मारा, ठीक है। उन्होंने धक्का मार के मेरी कैप खोल दी थी, तो मेरे बाल खुल गए थे। बाल खुलने के समय मेरे हाइपर हुआ था सर, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। वहीं पुलिस का दावा है कि तफ्तीश के समय उन्हें कुछ सबूत हाथ लगे हैं, जिनसे हत्या की कड़ियां जोड़ने में मदद मिलेगी। गाजियाबाद में पार्टी करने से रोकने पर सुरक्षा गार्ड की पिटाई का आरोप लगा है। घटना साहिबाबाद इलाके की शालीमार सिटी की है। आरोप है कि शनिवार सुबह 3 बजे कुछ लड़के पार्टी करने लगे। गार्ड ने जब लड़कों को पार्टी करने से मना किया तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। गंभीर रूप से घायल गार्ड को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल भर्ती करवाया गया। पुलिस ने करीब 12 लड़कों पर केस दर्ज कर दिया है। गाजियाबाद में पार्टी करने से रोकने को लेकर गार्ड की पिटाई की गई। सुबह 3 बजे का वक्त था जब पार्टी करने की बात हो रही थी, लेकिन उसी दौरान जब गार्ड ने उन लड़कों को मना किया कि 3 बजे का वक्त है और आप पार्टी इस वक्त नहीं कर सकते हैं, तो इसी के बाद लड़कों ने उस गार्ड की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल गार्ड को जीटीबी अस्पताल भर्ती करवाया गया। 12 लड़के इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जिन पर केस दर्ज किया गया है। शनिवार की सुबह 3 बजे का वक्त था जब ये लड़के पार्टी कर रहे थे। शालीमार सिटी इलाका साहिबाबाद का, जहां का ये पूरा मामला सामने आया है। ब्रजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, 12 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, लेकिन क्या किसी को हिरासत में लिया गया? फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। जो बाकी और आरोपी लड़के हैं उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने सबकी पहचान कर ली है, क्योंकि जो FIR कराई गई थी उसमें 4 लड़कों का बाय नेम FIR था और बाकी जो अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया गया था। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई थी कि 10 से 12 लड़के हो सकते हैं। जो बाय नेम FIR थी, जिसमें जो लोग आइडेंटिफाई हुए थे, इसमें 4 आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी और लोगों के बारे में भी पुलिस पता कर रही है कि बाकी के जो छात्र हैं वो कौन थे, क्योंकि पार्टी चल रही थी, तो लिहाजा पुलिस को ये पुलिस से पता चला है कि जो भी लोग थे वो उसी जगह पे आए हुए थे, क्योंकि शुरुआत में जो आरोपी पकड़े गए उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की कि जो बाकी लड़के थे वो उनके साथी नहीं थे। लेकिन जो CCTV फुटेज पुलिस को वहाँ से मिला है उसमें साफ नजर आ रहा है कि इन्हीं 2 लड़कों के जो साथी हैं वो पार्टी में शरीक होने के लिए आए थे। दावा किया जा रहा है कि बाकी आरोपियों को भी अब जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। नजर बना रखिए। कर्नाटक के हुबली में चुनावी रैली के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इस रैली में उन्होंने बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार BS येदियुरप्पा का भी बचाव किया और येदियुरप्पा को कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद कांग्रेस नेताओं पर उनके खिलाफ झूठी बयानबाजी करने का आरोप लगाया। अदालत को उन्होंने सामना कर चुके हैं। अनागार, आधारहीन झूठे आरोप लगाने से बाज नहीं आते आप। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी निशाने पर लिया। जिस पार्टी के मुखिया जमानत पर चल रहे हैं वो हमें सवाल पूछे। रैली के अंत में प्रधानमंत्री ने लोगों से मोबाइल की लाइट जलवाकर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने का वादा लिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी समस्याओं का हल बातचीत से निकालने की बात कही।
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शोपियां में एक मुठभेड़ वाली जगह के पास 5 लोगों के मारे जाने पर दुख जाहिर करते हुए सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान के धौलपुर में तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा कर जरूरतमंदों को पार्टी की ओर से आर्थिक मदद दी। राजस्थान के जयपुर में अवैध बजरी खनन करने के आरोप में पुलिस ने 6 डंपर जब्त कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने एक मसाला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी की बरेली पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट के मोबाइल बरामद कर लिए। यूपी के मेरठ में 2 गुटों के बीच हुए झगड़े में कुछ महिलाओं पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला करने और थाने में तोड़फोड़ का आरोप लगा। बिहार के गया में एक परिवार ने दहेज के लालच में ससुराल वालों पर उनकी बेटी की हत्या कर शव को दफनाने का आरोप लगाया। यूपी के शाहजहांपुर में एक स्कूल के दफ्तर में आग लगने से जरूरी दस्तावेज समेत काफी सामान जलकर राख हो गया। शोपियां में मारे गए आतंकियों के जनाजे में कई आतंकी देखे गए। आतंकियों में नावीद उल इस्लाम, जीनत उल इस्लाम समेत करीब 10 आतंकी जनाजे में शामिल हुए। शोपियां में सेना से मुठभेड़ में मारे गए सद्दाम पाडर और बिलाल मौलवी के जनाजे में ये आतंकी शामिल हुए। यही नहीं, आतंकी शेख आदिल के जनाजे में शामिल होकर आतंकियों ने हवाई फायरिंग कर सलामी भी दी। रिफत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जनाजे में आतंकी शामिल हो रहे हैं और हवाई फायरिंग कर रहे हैं। देखिए ना उस्ताद, बिल्कुल सही कहा आपने। ये लगातार हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि जब भी कहीं पे मिलिटेंट का फ्यूनरल होता है, एक तो भारी तादाद में लोग शिरकत करते हैं और साथ ही मिलिटेंट आ जाते हैं और वो गन सलूट ऑफर करते हैं, कभी 5-6। अब इस बार तो तकरीबन जो सूत्र बता रहे हैं 10 के करीब मिलिटेंट थे, जिसमें जीनतुल इस्लाम, नवीद और बाकी कमांडर जो HM के हैं वो वहाँ पे आ गए और उन्होंने गन सलूट दे दिया। और इसमें आपको साफ दिखेगा एक विजुअल में कि सद्दाम पाडर की माँ बताई जा रही है वहाँ पे, वो भी गन हाथ में लेके जो है कुछ फायर जो है कर रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वो भी एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी चुनौती है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप मिलिटेंटों का आता है, दिन दहाड़े वो गन सलूट पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि साउथ कश्मीर में जिस तरह की सिचुएशन बन रही है काफी क्रिटिकल सिचुएशन है। एक तरफ से जिस तरीके से फौज कह रही है या पुलिस कह रही है कि काफी सारे मिलिटेंट अभी तक मारे गए, लेकिन नए मिलिटेंट जो ज्वाइन हो रहे हैं ये बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा आपने कल भी देखा कि एक प्रोफेसर तक जो है मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया था और उसकी भी कल मौत हुई एनकाउंटर में। तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती है मिलिटेंटों की तादाद बढ़ना और बाकी मिलिटेंसी जो लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, नए लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्स। और उसमें भी सरेआम खुलेआम फायरिंग करते हुए ये तस्वीरें नजर आप बना रखिए। पंजाब के पटियाला में कुछ लड़कियां एक प्रोफेसर की लात घूंसों से पिटाई करने लगी। आरोप है कि पिटने वाला प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को अश्लील SMS भेजता था, जिससे परेशान होकर कॉलेज परिसर के अंदर ही कुछ लड़कियों ने अपनी मां के साथ मिलकर प्रोफेसर को पीट दिया। इस दौरान आरोपी प्रोफेसर चमनलाल बार बार लड़कियों से हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे। प्रोफेसर चमनलाल पर आरोप है कि वो कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को अश्लील SMS भेजते थे, जिससे परेशान होकर कुछ छात्राएं अपनी मां के साथ कॉलेज पहुंची और प्रोफेसर को पीट दिया। कॉलेज में हुए इस हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी प्रोफेसर को पकड़कर थाने ले गई, लेकिन छात्राओं से माफी मांग लेने के बाद आरोपी प्रोफेसर को छोड़ दिया गया। और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾयद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सी बस इन्हें। आरोपी प्रोफेसर की पिटाई का वीडियो लड़कियों ने सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह मनमोहन वैद्य ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार झूठ बोलकर समाज को भ्रमित कर रहे हैं। मनमोहन वैद्य ने एक बयान जारी कर राहुल गांधी से पूछा कि वो उन जानकारियों का आधिकारिक खुलासा करें जिनमें उन्होंने RSS पर दलितों के खिलाफ RSS को बताया था। बता दें कि राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट कर अलग अलग दलित उत्पीड़न की घटनाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी और RSS पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था। RSS कार्यवाह मनमोहन वैद्य ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बयान भी जारी किया। कांग्रेस और राहुल गांधी अक्सर समाज को भ्रमित करने वाली विफल कोशिश करते हैं। उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पोस्ट में एक झूठ चला जा रहा है। पोस्ट में कहा जा रहा है कि मैं और सरसंघचालक मोहन भागवत को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को खत्म करना चाहते हैं, जो बिल्कुल आधारहीन और सरासर झूठ है। कांग्रेस और राहुल गांधी से मांग है कि वो अपनी जानकारी के ऑफिशियल सोर्स का खुलासा करें, जिसके आधार पर वो ऐसे दावे कर रहे हैं।
कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में कुल 2560 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें से करीब 391 उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 224 उम्मीदवारों में 83 के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी बीजेपी ने जिन्हें टिकट दिया है उनमें 37% उम्मीदवार दागी हैं, जबकि कांग्रेस के 220 उम्मीदवारों में 59 यानी कि 27% उम्मीदवार दागी हैं। यही नहीं, जेडीएस के 199 उम्मीदवारों में 41 के खिलाफ केस दर्ज है। कर्नाटक चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में 883 नेता करोड़पति हैं। करोड़पति उम्मीदवारों में 93% बीजेपी के हैं, जबकि कांग्रेस के 260 यानी कि 94% प्रत्याशी करोड़पति हैं। जेडीएस के 77% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनमें 252 उम्मीदवारों ने हलफनामे में अपनी संपत्ति 2 से 5 करोड़ बताई है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव लड़ रहे 50% उम्मीदवार या तो 12वीं पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं। एमपी के छतरपुर में एक लड़की अपने हाथों में लगी मेहंदी देखकर रोने लगी। दावा है कि जिस लड़के से इस लड़की की शादी होनी थी वो बारात लेकर उसके घर तो पहुंचा, लेकिन दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर शादी करने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद शादी टूटने से लड़की के परिवार में मातम पसर गया। लड़की के घर वालों ने शादी के कार्यक्रम से पहले खींची गई कुछ तस्वीर भी दिखाई और आरोप लगाया कि वो शादी से पहले दूल्हे को एक बाइक और घर का जरूरी सामान दहेज में दे चुके थे। आरोप है कि इसके बाद भी लड़के के परिवार वालों की ओर से दहेज को लेकर दबाव बनाया गया और शादी की रस्में पूरी करने से पहले 1 लाख रुपए नकद देने की मांग कर दी, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने दूल्हे की मांग को मानने से इनकार कर दिया। लड़का बाहर आके रहा था कि मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी चाहिए। गाड़ी ठहरी थी 55-56 हजार की। गांव के लोगों से सलाह लेने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी और दहेज की मांग करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। लड़का पक्ष वालों ने जो है उससे कुछ दहेज में कुछ ज्यादा ही मांग करने लगे थे। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए इलाके के लोग भी पुलिस थाने के बाहर जुटे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया, जिसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने धरने पर बैठे लोगों को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर उनका धरना खत्म करवाया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ राहुल गांधी ने कर्नाटक के मैलूर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात के दौरान हाथ में सिलेंडर लेकर तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। इसके बाद राहुल गांधी ने साइकिल से यात्रा शुरू की। तो दो तस्वीरें, एक तरफ हाथ में सिलेंडर लिए विरोध हो रहा है पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर, और दूसरी तस्वीर जिसमें राहुल गांधी साइकिल पर बैठकर मार्च निकाल रहा है। हालांकि इससे पहले आपको बताएं कि बैलगाड़ी का कार्यक्रम था, लेकिन क्योंकि बैलगाड़ी जब्त कर ली गई और इसके बाद अब राहुल गांधी ने तय किया कि वो साइकिल से ही मार्च निकालेंगे। तो कर्नाटक चुनाव है और कर्नाटक चुनावों में लगातार विरोध हो रहा है तमाम मुद्दों को लेकर, और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भी यहाँ पर विरोध हो रहा है। राहुल गांधी का साइकिल पर सवारी करते, मार्च निकालते राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में हाथों में सिलेंडर लिए हुए भी विरोध हो रहा है। तो दो तस्वीरें जिसमें राहुल गांधी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कर्नाटक के मैलूर में प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर हाथों में सिलेंडर लिए एक तरफ विरोध हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ साइकिल की सवारी की जा रही है, जिसमें मार्च निकाल रहे राहुल गांधी। पहले जो कार्यक्रम था वो था कि बैलगाड़ी से राहुल गांधी मार्च पर निकलेंगे, लेकिन क्योंकि बैलगाड़ियां जब्त कर ली गई तो इसके बाद राहुल गांधी ने तय किया कि वो साइकिल से विरोध मार्च निकालेंगे। लगातार विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव भी है और ऐसे में आज का जो मुद्दा है मैलूर में जहां राहुल गांधी पहुंचे हैं, वो पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर ये विरोध हो रहा है। सीधे सीधे नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी, और नीतियों को एक तरीके से नीतियों पर भी हमला बोला है राहुल गांधी ने। साइकिल से मार्च निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ हाथ में सिलेंडर लिए हुए विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ पुलिस वाले एक घायल बदमाश को अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस ने दावा किया कि उनकी गिरफ्त में आया ये इनामी बदमाश एक मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ, जबकि मुठभेड़ के समय उसके एक साथी के फरार होने का भी पुलिस ने दावा किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आया ताहिर नाम का बदमाश लूट के इरादे से इलाके में घूम रहा था, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी।
आरोप है कि खुद को घिरा देख ताहिर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ताहिर को घायल कर गिरफ्तार करने का दावा किया। जिस अपराधी को गोली लगी है वो उसका नाम बाद में सामने आया है। ताहिर नाम का क्रिमिनल है और 3 दर्जन से अधिक हत्या करने के मामले इस पे दर्ज है। पुलिस ने ये दावा भी किया कि हत्या और लूट के कई मामलों में उसे ताहिर की तलाश थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम भी रखा हुआ था। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी नेता संबित पात्रा न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और विजय ईश्वरन की एक तस्वीर दिखाने लगे। बीजेपी ने सिद्धारमैया पर फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के केस में फरार चल रहे विजय ईश्वरन के साथ रिश्ते होने का आरोप लगाया और सबूत के तौर पर 2013 की एक तस्वीर भी न्यूज 18 के साथ साझा की, जिसमें सिद्धारमैया और धोखाधड़ी के गंभीर मामलों में आरोपी विजय ईश्वरन एक साथ नजर आए। संबित पात्रा ने दावा किया कि 2013 में चीन में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सिद्धारमैया और विजय ईश्वरन के बीच मुलाकात हुई थी, जिसमें विजय ईश्वरन ने उन्हें एक महंगा तोहफा भी दिया था। ये सब कुछ जानते हुए सितंबर 2013 में सिद्धारमैया जी चाइना में जाकर न केवल इनसे मिलते हैं जो भगोड़े हैं, मगर उनसे गिफ्ट भी लेते हैं। यही नहीं, संबित पात्रा ने जांच एजेंसी SFIO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से जुड़े कुछ दस्तावेज भी जारी किए, जिनमें SFIO ने विजय ईश्वरन को 2012 में देश के लिए खतरा बताया था। 2012 में और SFIO ने कहा कि इनकी जो कंपनी है ये फ्रॉड है और इनकी कंपनी लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। संबित पात्रा ने सिद्धारमैया पर आरोप लगाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया और विजय ईश्वरन के साथ कांग्रेस के रिश्ते पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने राहुल गांधी से सिद्धारमैया पर लगे आरोपों के बारे में उनसे 5 सवाल भी किए, जिनमें पहला सवाल उन्होंने ये पूछा कि विजय ईश्वरन कौन है और उन्हें भगोड़ा क्यों घोषित किया गया। उन्होंने अपने दूसरे सवाल में पूछा कि क्या 2013 में सिद्धारमैया की विजय ईश्वरन से मुलाकात पहले से तय थी। संबित पात्रा ने तीसरा सवाल किया कि क्या सिद्धारमैया ने विजय ईश्वरन से तोहफा लिया और अगर लिया तो उस तोहफे में क्या था। उन्होंने चौथे सवाल में पूछा कि क्या सिद्धारमैया ने विजय ईश्वरन से मिले तोहफे का जिक्र नामांकन पत्र में किया और 5वें और आखिरी सवाल में उन्होंने राहुल गांधी से ये साफ करने को कहा कि क्या विजय ईश्वरन ने सिद्धारमैया को तोहफे में एक महंगी घड़ी दी थी। सिद्धारमैया जी के हाथ में जो 70 लाख की घड़ी थी या 40 लाख की घड़ी थी, वो उन्होंने कहा था कि मुझे गिफ्ट में मिला था, तो वो बता दे कि क्या इस गिफ्ट में मिला था। सिद्धारमैया पर बीजेपी के गंभीर आरोप लगाने के बाद कांग्रेस भी मीडिया के सामने आई और बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद करार दे दिया। सिद्धारमैया ने विजय ईश्वरन के साथ दिखाई गई तस्वीर पर भी सफाई पेश की और बीजेपी पर कर्नाटक के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को गलत बताते हुए दावा किया कि 2012 में यूपीए की सरकार ने विजय ईश्वरन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। कर्नाटक में चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है और दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। इससे पहले कांग्रेस ने रेड्डी बंधुओं को टिकट देने पर बीजेपी से गंभीर सवाल पूछे थे और बीजेपी पर पलटवार करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने ट्वीट किया, अगर बीजेपी तस्वीर के साथ मुझ पर आरोप लगाना चाहती है तो उसे दावोस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीरव मोदी की भी तस्वीर पर सवाल उठाने चाहिए। और इसके बाद एक बार फिर संबित पात्रा ने सिद्धारमैया को जवाब देते हुए ट्वीट किया, ये गलत तर्क है। सिद्धारमैया से सिर्फ तस्वीर ही आपको दोषी नहीं बनाती है, बल्कि 2009 में ईश्वरन को भगोड़ा घोषित किया गया और 2012 में SFIO ने उनकी कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। मार्च और अप्रैल 2013 में संसद ने कंपनी को फर्जी घोषित किया। राजस्थान पुलिस ने 30 लाख की शराब पकड़ी। राजस्थान के चूरू में पुलिस ने एक ट्रक से छापेमारी कर 30 लाख की अवैध शराब के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कुशीनगर में करंट लगने से एक लाइनमैन की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। यूपी के शाहजहांपुर में एक नाबालिग लड़के पर अपने छोटे भाई को गोली मारकर घायल करने का आरोप लगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश और पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। मध्य प्रदेश की नीमच में एक दुकान और गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारी हंगामे के बीच कुछ महिलाओं को घसीटकर महिला पुलिसकर्मी थाने ले गई। आरोप है कि 2 पक्षों के विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस पर इन महिलाओं ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हमला करने वाली महिलाओं को हिरासत में ले लिया। लेकिन इस दौरान भी जमकर हंगामा हुआ और आरोप है कि थाने के अंदर भी आरोपी महिलाओं ने पुलिस से बदसलूकी की।
पुलिस का दावा है कि नौचंदी इलाके में दो पक्षों के विवाद की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची थी, जहां हंगामा कर रही महिलाओं ने पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया और उनकी वर्दी तक फाड़ दी। आरोप है कि महिलाओं के हमले में थानेदार समेत कुछ सिपाही भी घायल हो गए। 4 महिला और 1 पुरुष को जो है वो हिरासत में पुलिस ने लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बदसलूकी के मामले में केस दर्ज करने का दावा किया, लेकिन जिस विवाद को सुलझाने के लिए वो पहुंची थी, उस पर पुलिस ने कुछ भी जवाब नहीं दिया।